अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कल के दिन के बाद आज भी पॉजिटिविटी देखी गई है वीक के आगाज़ से, और इस वीक के अंदर जैसा एक हम कह सकते हैं इंटरनेशनली सर्कमस्टांसेस को खैर बात कहते हुए जो स्टॉक मार्केट ने स्टैंस लिया है, जिस तरीके से मार्केट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, कल भी एक कंसोलिडेटेड मोड के साथ और आज भी मार्केट के अंदर वही पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। एक अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर थोड़ा साय ऑफ रिलीफ भी है, नए इन्वेस्टर्स भी हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अच्छे हम कह सकते हैं टाइमली इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर वाजे हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईवी कार्स के हवाले से, जैसे हमने कल देखा था, कुछ इकदाम करने के जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स के हवाले से इशारा किया था। वहीं हमारे पास ईंधन की कीमतों में कमी के लिए मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो कन्वर्जन है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो फोकस है, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा इकदाम करने का फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके फ्यूल कंजम्पशन को रोकना है और इलेक्ट्रिक कार्स पर मुंतकली जो है वो जल्द ही करनी है। तो आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है कि ईवी कार्स के हवाले से हमारे पास फ्यूल जो है वो हमें बचाना है और जितना हो सके ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर यूटिलाइज करना है। साथ साथ आज हम नेशनल टैरिफ्स के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की नेशनल टैरिफ कमीशन को डिजिटलाइज करने की हिदायत है। ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे डिजिटल वे में सामने आएंगी, उतना ही हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी या ऑफिशियली जिसे हम बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग देने का जो एक इंडिया है, वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इनिशिएटिव्स के अंदर देखा जा रहा है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट के अंदर पेट्रोलियम ज़खायर के हवाले से। वो ये कि कीमतों के रुझानात को रोज़ाना तौर पर, यानी कि डेली बेसिस पे उसका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी डेली बेसिस पे चीज़ें देखी जाएंगी। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है, और इस चीज़ को इसलिए भी फोकस किया जा रहा है ताकि जैसे ही प्राइसेस कम हो वैसे ही ये तमाम रिलीफ आवाम को पास किया जा सके। तो आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब। उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद आलम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट का इस वीक से जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, खासकर लास्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी आई, और थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रमज़ान से देख लें तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर डाउनफॉल, या फिर हम कह सकते हैं करेक्शन जो है वो देखी गई थी। 1,90,000 को टच करके मार्केट 1,50,000 एंड 45,000 पे आ गई। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अब कूल डाउन हुई, रिलैक्सेशन आई। जैसे ही इंटरनेशनली थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस बेहतर हुए, मार्केट ने एक साय ऑफ रिलीफ लिया, लेकिन वो रिकवरी या वो बेनिफिट्स जो कि हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली सर्कमस्टांसेस की वजह से रुके हुए हैं, तो अभी आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? फिर उसके बाद बताइए, तो मैं फिर स्टॉक एक्सचेंज की हाइलाइट्स भी उसके बाद हम देखेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नताशा, आपने इंट्रोडक्शन में अच्छी बात कर दी है कि देखिए, पहले हम लोग जो सारे लोग इन्वेस्टर्स स्पेशली देख देख रहे हैं और कर रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो के ऊपर बहुत अरसे से, जब से जाहिर है ये वॉर में चली गई है पूरी दुनिया की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी, तो अभी इस वक्त फंडामेंटल्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर बात नहीं हो रही। अभी हो रही है कि क्या आगे होने जा रहा है। और इतनी को अनसर्टेन चीजें थी कि जिसकी वजह से जब भी मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई थी कि हमें ये लगता था कि इसको, जब ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि आने वाला कल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेट होगी, फिर अपनी अपवर्ड जर्नी दोबारा शुरू करेगी। सो ये अल्लाह का शुक्र है कि कल मार्केट ने कंसोलिडेट किया अपने आप को, और आज भी किया। और आज की दिन जो है और आज की रात जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द डेडलाइंस गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप। और क्या उसके अंदर एक्टिविटी होगी और कैसे रिटेलिएट करेगा और कैसे ईरान इसको आगे बढ़ाएगा। क्या फोरकास्ट है आपकी फरीद आलम साहब? मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स आप दोनों ही बताइए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे खासकर न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, पोजीशन ऑफलोड करने लगते हैं कि कहीं कोई मसला ना हो जाए या कहीं कोई मार्केट क्रैश ना हो जाए। जी, देखें, जब मार्केट अच्छी चल रही थी विदाउट द वॉर, उससे पहले एक इशू आया था जब हमारे सेटलमेंट सिस्टम को हम ट्रांजैक्शन +2 से T+1 पे चले गए थे। 10% मार्केट उसकी वजह से पहले ही गिर चुकी थी। फिर वॉर आई, वॉर के बाद मार्केट 10% के करीब दोबारा गिर गई।
सो आई थिंक हमने इसको अभी तक तो जब मार्केट पे दुनिया की मार्केट्स हम देखते हैं और देखनी भी चाहिए और हमारे नाजरीन को भी देखनी चाहिए कि वो 2% गिरती थी तो पाकिस्तान 4-5% गिरता था, और इसी तरह जब कोई अच्छी न्यूज पे मार्केट उनकी बढ़ती थी 3-4%, तो हमारा पाकिस्तान की मार्केट उससे आधी बढ़ती थी। सो आई थिंक हम लोग जो नेगेटिव न्यूज को तो फुल डिस्काउंट कर लेते हैं, और पॉजिटिव न्यूज और खैर अभी बहुत खुल के आई भी नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी साया ऑफ रिलीफ होता था उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट पॉजिटिव वे में नहीं किया। जो वॉर में सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है दुनिया को, हमें शुक्र अल्लाह का अभी तक जो ईंधन की फराहमी है, वो जो हम कहते थे कि 22 दिन या 24 दिन या 26 दिन की हमारे पास अवेलेबल होता है स्टॉक्स, जाहिर है ये सब चीजें अवेलेबल होना एक है कि कितनी उसकी प्राइसिंग होगी, तो कितना अगर आप खुला इस्तेमाल करें तो शायद 22 दिन, और अगर आप राशनिंग और महंगा कर चुके हैं तो शायद ये वाला सेम क्वांटिटी आप एक महीने से ऊपर में उसको यूज करें। बट मैं जो पॉइंट अपना रेस करना चाह रहा हूँ आपके थ्रू, वो ये है कि एक चीज है अवेलेबिलिटी और एक है अफोर्डेबिलिटी। सो हमें ये अल्लाह का शुक्र है, करम और पता है कि हमारे पास ईंधन जो है वो अवेलेबल है। हाँ ये जरूर है कि अब महंगा आ रहा है तो हम आगे पास ऑन कर रहे हैं महंगे रेट पे। सो जो इस चीज को कैसे वापसी शुरू होगी, मुझे लगता है कि सप्लाई चेन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये इंशाल्लाह सूनर देन लेटर वॉर मॉन्गरिंग और वॉर की साए खत्म होंगे, उसके बाद दोबारा से चीजों को देख के, हाँ प्राइसिंग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब वापस आएंगी तो हम साथ साथ उसको वापस भी करेंगे। लेकिन एक दफा जब रॉक द बोट वाली बात होती है, कभी इस कश्ती या जो बोट को हिलाया हुआ है, सो अभी सारी चीजें थोड़ी इन्फ्लेशन और ये जो सारी पाकिस्तान के अंदर एक हमने एक तवील अरसे तक जो एक इस्तेहकाम देखा था वो थोड़ा हिल गया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए हिल गया है। तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी अपनी मार्केट को डिफरेंट मार्केट से। खुदा ना खास्ता ये सिर्फ पाकिस्तान में होता तो अलग बात थी, बट जाहिर है वी आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नेशंस। राइट। और अब आपको भी पता है कि, और हमारे नाज़रीन को भी पता है कि पाकिस्तान हर इंटरनेशनल सिनेरियो में और बात के अंदर पाकिस्तान उभर के सामने आ रहा है, और अपने आप को इसकी चाहे सफारती कोशिशें जारी हैं, और हर जगह पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब अल्लाह करे हम जो एफर्ट कर रहे हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, उसका हम सब एज अ नेशन और एज मुस्लिम्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। बट मैं आपके आंसर को समझ करूँ अपने आंसर को, तो आई थिंक हम क्योंकि ऐसी जगह पे हैं कि हम बाहर बहुत बड़ी आगे को कमिटमेंट को देखने के अभी हमारे नजर नहीं आ रहा। लाइट एट द एंड ऑफ टनल जब नजर आएगी जब हम टनल से बाहर निकल आएंगे, तो फिर किस पेस से और किस जगह पे जाके हमने अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाना है। अच्छा फरीद साहब, बिल्कुल आपने डिटेल्स बताई हमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट में भी। हमारे पास कुछ हाइलाइट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, और साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम्स भी मौजूद है तो वो भी देखते चलते हैं। तो लेट्स सी आज के वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,51,207.81 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,52,013.05, लोअर वाज 1,49,129.41 एंड लास्टली क्लोजर 1,51,673.45 यानी कि 465.64 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.12 के डिक्लाइन के साथ, 6.99 पे क्लोजर, 53.6 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। TSBL 0.07 का इजाफा देखा गया, 1.45 पे क्लोजर रहा, 26.37 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। साइनर्जी थर्ड स्कॉट पे 0.04 का इजाफा, 7.25 पे क्लोजर, 16.66 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। WTL फोर्थ स्कॉट पे अनचेंज रहा, 1.21 क्लोजिंग प्राइस, 16.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब राइट शेयर्स 0.18 का इजाफा देखा गया, 25.21 पे क्लोजर रहा, 14.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स।
साथ साथ मैं फरीद आलम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव फ्यूल के प्राइसेस के हवाले से भी देखा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारी जो ईवी कार पे एक रुझानात हैं या फिर एक कन्वर्जन है उसकी मुंतकली जो है वो होनी चाहिए, इसके हवाले से भी बताइएगा। और स्टॉक एक्सचेंज के आपने आज के हाइलाइट्स देखे हैं, तो मार्केट के जो हम देख रहे हैं नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये रुख किस तरफ जाएगा? देखिए, ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम जो गाड़ी हम यूज करते थे डीजल और पेट्रोल पे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि जाहिर है वो फिर ग्रिड पे जाती है, उसकी जो इनपुट है या जो इसको हम चार्ज जो करते हैं, पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे टाइम पे चाइना की बहुत सारे जो टॉप के इंटरनेशनली बड़े अक्लेम्ड किस्म के ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ये पाकिस्तान में आए और 1 2 3 4 5 10 अब तो डजन्स हैं जो कि इस काम में आ चुके हैं। और इसमें से बाज तो खैर लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, होल्डिंग्स हैं उनकी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। सो आई थिंक हमें इन्वेस्टर क्लास को इस बात का एहसास है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से हमारी जो नेशनल ग्रिड की यूजेज है वो थोड़ी बढ़ेगी। आपको याद है कि पाकिस्तान में जब हमने ग्रिड को छोड़ के सोलर लगा लिया था, तो हमारी जो एलिफेंट इन द रूम है उसको संभालना, इतना बड़ा जो खर्चा हुआ है उसको डिवाइड करना ऑन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक बड़ा मुश्किल तरीन मामला है, जिससे हम किसी तरीके से अभी तक तो ओहदे बराह हो रहे हैं। बट ये देखें कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है पाकिस्तान की, गलत या सही, वो बहुत बड़ी है जो कि नेशनल ग्रिड पे हुई हुई है और जो प्रोडक्शन उसके थ्रू होती है। एक आम बंदे को समझाने के लिए मैं ये भी कह दूं कि बाज दफा आपको जो आईपीपीज हैं, इससे बिजली महंगी लेना नेशनल लेवल पे सस्ती पड़ती है बनिस्बत आप खुद इसको यूज कर लें। बट ये बड़ा टेक्निकल से मामलात हैं, बट सफाइस इट मे बी टू से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रिड का जो खर्चा है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको इस तरह के दूसरे अवामिल के साथ मिला के एवरेज रेट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम इसको संभालेंगे। चले कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से चीज़ें तो गवर्नमेंट सेटल्ड आउट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ ही जाएंगे। जो लोग जिन्होंने अपने घरों में और बिजनेसेस में सोलर पैनल लगा लिए हैं, उनको इस बात का एहसास जाहिर है जरा मुश्किल से होता है। दे कीप इट, थोड़ा सा वो माइंड करते हैं कि हमें देती तो गवर्नमेंट बहुत महंगे रेट पे है और हमसे लेती बहुत सस्ता है। सो ये एक लंबी बहस है, बट आई थिंक जो आपकी बात थी मैं वापस आता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि जब चार्ज होती है तो नेशनल ग्रिड पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि आपकी इंपोर्टेड ईंधन से बचत है, आप खुद सूरज से जो बिजली प्रोड्यूस करके अगर चार्ज कर रहे हैं या नेशनल ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं, दिस इज फार बेटर एन ईंधन एज कंपेयर टू द इंपोर्टेड डीजल या फर्नर, बाकी चीजें। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हम तो देखते हैं क्रूड की प्राइसेस अलग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान के जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मंगानी पड़ती है, बिकॉज हमारी जो रिफाइनरीज हैं एक तो थोड़ी पुरानी हैं, और दूसरा ये कि वो सारी क्रूड को इंपोर्ट करके उसको डीजल, पेट्रोल और बाकी चीजों में इतनी तादाद में, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि पाकिस्तान की कंजम्पशन पूरी हो जाए। तो डीजल इस वक्त सबसे महंगा तरीन हुआ है दुनिया में, पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ है, पर आई थिंक जो ज्यादा मसला है वो डीजल का है इस वक्त। राइट, दिस इज़ द रीज़न कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक सब्सिडाइज रेट जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टारगेटेड सब्सिडी कर दी है। साथ साथ मुझे फरीद आलम साहब ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, जहां हम पेट्रोल का जिक्र ही कर रहे हैं, वही डेली बेसिस को पे इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। तो कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का? एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल टैरिफ कमीशन को डिजिटलाइज करने का कहा है, यानी कि डिजिटल वे में अब तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, डॉक्यूमेंट भी। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत अरसे से एक चीज कायम है, दुनिया थोड़ी आगे चली गई उसे हम कहते हैं IFEM, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, या मैकेनिज्म रादर।
तो अभी जो कराची में रेट है वही आपको अप नॉर्थ बाबू सर टॉप पे भी उसी रेट पे मिलेगा। जी ये थोड़ा पुराना प्रोसेस है और इसके अंदर थोड़ी सी कबाहतें हैं, बट इसको ऊपर भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ इट्स अबाउट टाइम पे कुछ करे। जो आपका दूसरा सवाल है कि इसको जो हमारे पास इस वक्त जो, बल्कि आप दोबारा ये बताएं ताकि मैं किसी और मैं आंसर ना बस दूं, मैं केवल पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस की जी जाएगी, एंड जी सेकंड थिंग इज दैट मैं समझ गया, नेशनल टैरिफ कमीशन की बात कर रहे थे, जी ठीक है। जी पॉइंट ये है कि जो हमारा डेली वाला मैकेनिज्म है अभी तो उनको जांच रहे हैं डेली पे, लेकिन कर रहे हैं वो वीकली बेसिस पे। आई ओके थिंक ये जो हर रोज को देखना इज ओके, बट हमें अभी जो इसको चार्ज करना है, जो पास ऑन करना है, वो इट शुड बी, अभी हम लोग उतने ज्यादा नहीं हुए इससे यूज टू इस मैकेनिज्म से। तो जी आई थिंक डेली तो खैर हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इसको चेंज करें, वीकली चेंज करते रहें, हाँ रोजाना राइट। गौर करें और ये जरूर वादा करें कि जब इंटरनेशनली मार्केट में प्राइसेस गिरेंगी तो ये टाइम लगा नहीं लगाएंगे इसको वापस रिड्यूस करने में। फौरी तौर दैट पे इज जो है समथिंग रिड्यूस हो जाएगा। वापस करेंगे। दैट इज द कमिटमेंट विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड से एट द एंड ऑफ एनीथिंग दैट राइट। दे आर डूइंग। वेल, आपने थैंक यू दूसरा सो सवाल मच किया। फरीद आलम साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया और खासकर इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में और लोकली जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस फ्यूल प्राइसेस के हवाले से हैं, उन तमाम चीज़ों को फर्दर आपने डिटेल बताई। वेल, हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ के हवाले से भी अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,87,948 रुपीस गोल्ड पर 10 ग्राम, 4,18,781 रुपीस। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 4,667.65 डॉलर। आज आप देख सकते हैं थोड़े से चेंजेस गोल्ड प्राइसेस में फिर डाउनवर्ड देखे गए हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। ऑयल WTI पर बैरल 114.55, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 110.64। ऑयल प्राइसेस में चेंजेस डेली बेसिस पे हाइक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि ये अपवर्ड ट्रेंड जो है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है। नेक्स्टली हमारे पास करेंसीज भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 321.8, सेलिंग वाज 322.38। यूके पाउंड बाइंग रही 368.99, सेलिंग वाज 369.65। यूएस डॉलर बाइंग रही 279 रुपीस, सेलिंग वाज 279.5। चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.55, सेलिंग वाज 40.63। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.31, सेलिंग वाज 74.44। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.96, सेलिंग वाज 76.1। कतरी रियाल बाइंग रही 76.52, सेलिंग वाज 76.66। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 909.09, सेलिंग वाज 910.72। ये थे करेंसी रेट्स आपने देखे आज की मार्केट में। हमारे पास कुछ और भी न्यूज़ मौजूद हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है, देखते चलते हैं। खासकर तवानाई के हवाले से पावर सेक्टर में बचत करने के लिए इकदामात सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केट्स जो हैं तकरीबन 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, ये ऐलान हो चुके हैं और इन्हीं के ऊपर मज़ीद काम किया जा रहा है। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हमें बिजली बचाने में या फ्यूल को बचाने के लिए जो है फ्यूल की कंजम्पशन को रोकने के लिए ये इकदाम गवर्नमेंट ले रही है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स के लिए फैसिलिटेशन का ऐलान किया गया है। तो आईटी सेक्टर के लिए क्या क्या फैसिलिटेशंस होंगी गवर्नमेंट की जानिब से और किस तरीके से इससे आईटी सेक्टर मुस्तफीद होगा मजीद, क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में आ चुकी है और यहाँ पर मजीद कुछ हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाइपलाइन में हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे और आईटी के हवाले से आपको बताएं कि आईटी कंपनीज और फ्रीलांसर्स को $25,000 तक एक्सपोर्ट आमदनी की रिपोर्टिंग से जो है वो इस्तिस्ना होगी। यानी कि अब ये एक बड़ा ट्रिकी भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये इनिशिएटिव है, लेकिन वहीं एक्सपोर्टर हजरात इससे फ़ायदा उठाएंगे और यकीनन ये उनको एक ऐसी फैसिलिटी दी गई है जिससे वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि आईटी के अंदर कितना ज़्यादा अब स्कोप दिखाई दे रहा है
اور یہ کتنی ون ون سچویشن کریٹ کرے گا یہ انیشیٹو جو گورنمنٹ نے ٹائملی لیا ہے. اور ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کی جانب سے PISP کو مسلسل تعاون کی یقین دہانی ہے. آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, کس قدر ورلڈ بینک کی سپورٹ ہوگی, اور اس سے یعنی کہ وہ متوسط طبقہ جو کہ اس سے ہمیشہ مستفید ہوتا ہے وہ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا. بات کریں گے, ایک رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں اکانومی کے حوالے سے, پھر واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی بچت اور پیٹرولیم کھپت سے متعلق اہم اجلاس کے بعد حکومت نے ملک بھر میں کفایت شاری کو فروغ دینے کے لیے بڑے اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان فیصلوں کا مقصد نہ صرف توانائی کے استعمال میں کمی لانا ہے بلکہ بڑھتے ہوئے ایندھن کے اخراجات پر قابو پانا بھی ہے. حکومتی ہدایت کے مطابق آج سے پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مارکیٹس, بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے, جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو رات 9 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح ریسٹورینٹس, بیکرز اور دیگر کھانے پینے کے مراکز کو رات 10 بجے بند کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے, جبکہ شادی ہالز اور تقریبات پر بھی یہی وقت لاگو ہوگا. حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے بجلی اور ایندھن کے غیر ضروری استعمال میں نمایاں کمی آئے گی, خاص طور پر رات کے اوقات میں جہاں توانائی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے. میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کو عوامی سہولت کے پیش نظر ان پابندیوں سے مستثنا رکھا گیا ہے. وزیر اعظم نے گلگت اور مظفر آباد میں انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان بھی کیا, جس سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ نجی گاڑیوں کے استعمال میں کمی کے ذریعے ایندھن کی بچت بھی ممکن ہوگی. ماہرین کے مطابق یہ اقدامات طویل المدتی بنیادوں پر توانائی بحران سے نمٹنے, معاشی استحکام کو بہتر بنانے اور قومی وسائل کے مؤثر استعمال کی جانب اہم پیش رفت ہیں. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیوز. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان شوکت صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. السلام علیکم عثمان صاحب, ویری وارم ویلکم ان دی شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. عثمان صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے, جو ایک مین انیشیٹو جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے, مارکیٹ کی کلوزنگ ٹائمز جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں, تو اس سے فیول میں بچت ہوگی, تھوڑی سی بجلی بھی بچت آٹومیٹیکلی اس سے ہو جائے گی, اور پھر مارکیٹس بند ہو جائیں گی, تو اس سے ٹریڈرز اور ایسوسیشنز ان کا کیا کہنا ہے, کیونکہ تھوڑا سا ایک یہاں پہ رفٹ بھی دکھائی دیتا ہے سم ٹائمز. جی, تھینک یو, آلویز اے پلیزر ٹو بی آن دا شو نتاشا. بہت امپورٹنٹ اس وقت یہ ایک ایشو ہے جو کل سے ہم نے دیکھا پورے ملک میں, ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ صورت میں کہہ لیں, ہم سن بھی رہے تھے کچھ عرصے سے, اور ہمیں ارلی مارکیٹ کلوجرز ہیں جو 8 بجے جو آپ کی جنرل ٹریڈ ہے اس کو بند کیا جائے گا, شاپنگ مالز کو بند کیا جائے گا, ریسٹورانٹس کو 10 بجے تک اجازت ہے, اسی طرح جو شادی ہالز اور آپ کے دوسرے ایونٹس یا فنکشنز ہیں وہ بھی 10 بجے تک ہیں. اچھا, شادی ہالز بھی اس میں آ جاتے ہیں؟ جی, وہ بھی اس میں ڈالے گئے ہیں 10 بجے تک. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, گورنمنٹ کا اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیول پرائس ڈیفینیٹلی ایک طرف بڑھ تو رہی ہے, جو انٹرنیشنل ہم نے دیکھا $115 بیرل کی طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے, لیکن ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو سپلائی چین ڈسرپشن ہے وہ بہت شدید ہونے والی ہے. ہم آج دیکھ رہے تھے کہ فردر کچھ آئل فیسلٹیز ہٹ ہوئی ہیں ریجن میں, جس سے ہمیں آگے یہ اندیا مل رہا ہے کہ آئل اتنا فریلی اویلیبل نہیں ہوگا. ایک تو مہنگا آئل ہے نا, اس کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے. تو اب آگے گورنمنٹ ظاہر ہے کنزرویشن کے لیے کر رہی ہے کہ آئل کو ہم کنزرو کیا جائے. اسی کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے 4 ڈے ویک کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جو ایک نچلا طبقہ ہے, کیا ایک جو چھوٹا ٹریڈر ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی, کیا وہ مزید تو نہیں پس جائے گا. بیکاز ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں زیادہ SME سیکٹر ہے, بہت بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کی موجودگی کم ہے. 2 ویلرز کے لیے تو آلریڈی گورنمنٹ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے. SME اور ان تمام چیزوں کا تو خیر ابھی یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے, جو متوسط طبقہ یعنی کہ بائکس ہیں, ان کو جو ہے وہ نہ کوئی ہرٹ ہو. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ آف ہارمز وہ تو ہمارے لیے یعنی کہ پاکستان کے لیے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, پاکستان کو تو اجازت بھی ہے, پرمیشنز بھی ہیں ساری. تو پھر پاکستان کے پاس جو آپ نے اویلیبلٹی کے اوپر کوسچن مارک ریز کیا ہے, تو وہ کیوں ریز کیا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ پیچھے سے دیکھیں, اگر پہلے 10 کنٹینرز نکل رہے تھے تو اب 1 نکل رہا ہے. پیچھے سے اویلیبلٹی بھی کم ہوئی ہوئی ہے, چونکہ اس طرح سے آئل پمپ نہیں ہو پا رہا. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس ظاہر ہے آئل ڈیفرڈ پیمنٹس میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری ٹرمز ہیں سعودی کے ساتھ, بٹ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کنٹریز جو ہیں وہ آن کیش ڈیمانڈ کر رہی ہیں پیٹرول کی گلوبلی, بیکاز اسکیئرس ہوا ہے. تو جن اکانومیز کو چاہیے, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائس بھی بڑھ گئی ہے, اور پیچھے سے اسکیئرسٹی بھی ہے. تو ہمارا آئل آ تو رہا ہے لیکن کم آ رہا ہے. لیکن
लेकिन देखिए उसमें जो मेन इशू है कि गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा इस वक्त। आपने बिल्कुल सही बात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया गया है, सब्सिडी 2 व्हीलर को दी गई है, 3 व्हीलर को दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये जो मार्केट क्लोजर्स है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आई थिंक गवर्नमेंट को इवेल्युएट करना चाहिए। आई थिंक फॉर सम टाइम इसको देखना चाहिए क्या इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अगर उसमें हम स्लो डाउन देखते हैं, जैसा कोविड के टाइम पे आपको याद है ऐसा एक मामला हुआ था और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी उस वक्त अडॉप्ट करके इकोनॉमी को सेव किया था, एंड वी वर वन ऑफ द गुड इकोनॉमीज जो कोविड में भी सर्वाइव किया था। अगेन वो हमारी एक रेजिलियंस है, तो वो हम इस दफा फिर उसको क्लोजली मॉनिटर करें, एंड गुड कि हम उसको डेली बेसिस पे फ्यूल को भी देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसको क्रिटिकली मॉनिटर करना चाहिए कि निचला तबका जो है वो मजीद ना पिस जाए। राइट और दूसरा ये कि अगर आईटी के हवाले से हम बात करें तो फ्रीलांसर्स के लिए, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन के या हम कह सकते हैं ना इनिशिएटिव के ऊपर बहुत जल्दी भी दिखाई है और बहुत एक टाइमली डिसीजंस भी लिए। तो ये बताइए कि किस तरीके से $25,000 तक इनको एक्सपोर्टर्स को एक इस्तिस्ना होगी कि वो आमदनी वो अपनी शो ना करें प्रॉफिट्स, तो ये ज़रा पूरा एक माजरा क्या है ये हमारे व्यूअर्स को ज़रा समझाएं। जी ये उसी बात की कड़ी है जो काफ़ी अरसे से बात की जा रही थी कि चूँकि ग्लोबली आईटी, एआई, अगर हम डाटा सेंटर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इन डिमांड सेक्टर्स हैं और इसमें पाकिस्तान भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और हम रेमिटेंसेस $, हमारी रेमिटेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ से मीट होगी। आईटी की इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छे से कुछ डिमांड्स थी कि जी हमारे ऊपर जो ओवर रेगुलेशन उसको ख़त्म किया जाए, पैसे की आपको पता है इनकी रेमिटेंसेस के इशूज़ थे कि बाहर से इनको नहीं आ सकते थे। अब ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एक तो आपने एक्सेस दे दी है छोटे फ्रीलांसर्स को, जो छोटे छोटे हम बात करते तो थे, ये $25,000 तक ये एक अलग है। ये $25,000 दिया गया है कि अगर आप बाहर से पैसा कमाते थे तो पहले ये था कि आपको उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता था, आप डॉलर में नहीं रख सकते थे। अब उन्होंने ये अलाउ किया कि आप $25,000 तक उसको ना भी डिक्लेयर करें तो आप डॉलर्स में रख सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि देखिए जब आप बाहर काम करते हैं तो कुछ आपको एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है, क्लाइंट से मिलना पड़ता है, डॉलर में स्पेंडिंग होती है, तो डॉलर टू डॉलर वो ऑफसेट हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप अगर $25,000 तक अपने ना बताएं, रिटेन कर लें और गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी ना ले और आपको एग्जेम्प्ट कर दे तो आप कम से कम उससे डॉलर टू डॉलर अपनी ऑफसेटिंग कर सकते हैं। मींस के आईटी सेक्टर के लिए फिर से एग्जेम्पशन, यानी कि 2025 तक तो टैक्स हॉलिडे था उनके पास, अब 2026 से ये एग्जेम्पशन जी 25,000 की ये दे दी है। लेकिन इसमें देखिए हमने क्लोजली मॉनिटर करना है कि इसकी मिसयूज ना हो। डेफिनेटली आपने भी पहले इसकी बात की। साथ साथ जो आज इन्होंने एक्सेस दी है कि छोटे जो फ्रीलांसर है उनको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की एक्सेस दी जा रही है। आज कुछ ऐसी पॉलिसीज भी अनाउंस की गई हैं, क्योंकि पहले ये भी इश्यूज थे कि अब एक हम आजकल देख रहे हैं कि इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करते हैं ऑन द साइड और वो भी रेमिटेंसेज ला रहे हैं और कई बड़े लेवल पे ला रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखें और ममालिक में देखें तो ये जो यंगर आप जिसको जेन ज़ी पॉपुलेशन कहते हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी है और ये बहुत ज़्यादा इस पे काम करती है, तो इनको एक्सेस टू फॉरेन अकाउंट्स नहीं थी, ये बाहर से पेमेंट्स मंगवाना भेजना इनके लिए इशू था, तो वो भी आज एक्सेस दी गई है। तो डेफिनेटली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम आईटी के इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे तो आगे आने वाला दौर तो इज दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आईटी के हवाले से बात करें तो क्या इसमें वर्चुअल करेंसी भी शामिल है या वर्चुअल जो बिटकॉइन एंड अगर हम बात करें ब्लॉकचेन के हवाले से? जी बिल्कुल, फिनटेक जिसको हम कहते हैं, फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, तो बेसिकली वही इट्स बेसिकली फाइनेंस में टेक्नोलॉजी को मर्ज कर देना। तो बिटकॉइन इज पार्ट ऑफ दैट, आपकी जितना ब्लॉकचेन है इज पार्ट ऑफ दैट। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज बेसिकली जी माइनिंग के आपने हर ट्रांजैक्शन को डिजिटली ट्रेसेबल बना देना है कि आपकी पेमेंट जहां से जहां जाए वो डिजिटली ट्रेसेबल हो सके। तो ऑफ कोर्स दिस इज द मूव टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। अब उसमें आईटी इज प्लेइंग अ रोल इन फिजिकल मॉनेटरी आप कह लें ट्रांजैक्शंस, और उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ये डिजिटल करेंसीज आर पार्ट ऑफ दैट कि आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे ऑब्वियसली ग्लोबली इश्यूज हैं कि टेररिज्म फाइनेंसिंग है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, इन सबको इससे एक बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए हम फिनटेक को बहुत ज्यादा इवॉल्व होते देख रहे हैं ग्लोबली, तो यहाँ पे भी हो रहा है। बैक टू द इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस जो अभी हो रहा है जिस तरीके से, ये आपको किस एक थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? यानी कि ये वॉर क्या ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है या किस तरीके से, जैसे आज का दिन कह रहे हैं कि डिसाइसिव है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, तो आप स्टॉक मार्केट को या फिर अगर बात करें इकोनॉमी को पूरी ग्लोबली और फिर आप पाकिस्तान की भी कैसे देखते हैं? जी देखिए, इस वक्त तो अनसर्टन टाइम्स हैं, देयर इज अनसर्टेनिटी। हम देख रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, हम हर तरफ एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल देख रहे हैं। तो इस वक्त तो अनसर्टेनिटी इकोनॉमिकली ग्लोबली भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। जो वॉर की सिचुएशन है, देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी तो वो रिजॉल्व होती इसलिए नजर नहीं आ रही कि जो स्टांस ऑन बोथ साइड्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दोनों साइड्स इस वक्त बैक डाउन नहीं करी। पाकिस्तान माशाल्लाह ड्यू टू आवर एफर्ट्स एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। आज भी
ट्रम्प साहब ने जिक्र किया उसका कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ रोल, बट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोनों तरफ से कुछ नरमी आए, लेकिन दोनों तरफ से नरमी की सूरत हाल नहीं हो रही। तो ये किस तरीके से किस तरफ लेके जाएगा? जी, इस वक्त ये लिंगर करेगा। और आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बात की कि अगर आज भी रिजॉल्व हो जाता है तो प्रॉब्लम ये है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये अभी थोड़ा चलेगा, जो एनर्जी क्राइसिस है अगर आज भी रिजॉल्व हो जाए, उसके बावजूद इट टेक्स टाइम, इमीडिएटली नहीं रिजॉल्व होगा। वजह उसकी ये कि कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है वो तो ओवरनाइट नहीं बनेगा। जो आपके ऑयल वेल्स तबाह, आज सुना है ईरान में खारग आइलैंड पे कुछ बमबारी हो चुकी है, सऊदी में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, गल्फ में इंफ्रास्ट्रक्चर, कतर में हमने सुना है तबाह हो चुका है, तो वो तो ओवरनाइट नहीं बनेगा। जब ये खत्म होगा, उसकी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, तो अभी तो ये लग रहा है कि एटलीस्ट इफ नॉट वीक्स मंथ्स तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये क्राइसिस चलेगा। पाकिस्तान इंसुलेटेड है। देखिए, हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी अडॉप्ट की है। हम लोगों ने इंटरनेशनली अपनी एक रोल ऐसा बनाया है कि हमारे जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं। ठीक है, महंगा पेट्रोल है लेकिन आ तो रहा है। उसके साथ साथ हमारा वाहिद मुल्क है शायद जो दुनिया में जिसकी ईरान बात भी सुन रहा है, बाकी उससे ईरान बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट उससे बात कर पा रहे हैं, तो वो एक रोल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है जी डिप्लोमेटिकली। चाइना के साथ आपने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, डार साहब उनकी मीटिंग्स हुई, तो वी आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजन, जिससे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत उजागर होती जा रही है। एक पिवटल रोल पाकिस्तान का तो दिख रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इकोनॉमिक हमारे क्राइसिस हैं, जो इंटरनेशनल इंपैक्ट की वजह से आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक अपसेट रेस कर रहे हैं जी ऑब्वियसली, और उसकी वजह से एक कंसर्न तो है, एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक जल्दी गुड न्यूज़ भी आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी बहुत ज़्यादा लेबर जीसीसी कंट्रीज़ में आज भी हमारी रेमिटेंस वहाँ से आती है, तो अब जब बात ये हो रही है कि जब भी ये वॉर खत्म होगी तो एक रिकंस्ट्रक्शन का फेज दोबारा स्टार्ट होगा दुबई में, सऊदी में और कतर में, और आपको याद है हमारी लेबर ने बहुत रोल प्ले किया था। लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा पहले यानी कि अभी की बात करें तो क्या अभी कोई इम्पैक्ट आया है जिस तरीके से वहाँ पर हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या हमारे जो वर्कफोर्स काम कर रही है? जी, एज ऑफ टुडे तो रेमिटेंस में फॉल स्टेट बैंक रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन खदशा यही है कि हमारी चूंकि मोर देन 50% रेमिटेंसेस आर कमिंग फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज, तो वहां पे जो स्लो डाउन हुआ है, ज़ाहिर है दुबई में उस तरह से टूरिज्म नहीं हो रहा, सऊदी में बिजनेस उस तरह से नहीं हो रहा, तो लिहाजा वहां पे वो रेमिटेंसेस कमिंग डेज में फ्लाइट्स का भी इशू है ऑब्वियसली जी, लोगों का आना जाना आमदोरफ्त जब नहीं है तो ज़ाहिर बिजनेस भी नहीं है, तो वो एक इशू है कि आने वाले दिनों में ये हमें एक हर्ट किया जा सकता है यहाँ से भी एक रेमिटेंसेस का। तो कितना डाउनफॉल आप समझते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3.1 बिलियन डॉलर्स तो पर मंथ आते ही आते हैं जी, तो इस महीने यानी कि जो मार्च के रेमिटेंसेस रिपोर्ट होंगे और अप्रैल के, तो आपको क्या लग रहा है? इस मंथ तो आई थिंक विल बी गुड, बिकॉज आई थिंक वो लोगों की सेविंग्स भी होती हैं, फैब्रिक के नंबर्स तो अच्छे जी वो अच्छे आएंगे। आई थिंक नेक्स्ट मंथ हमें आई होप कि डिप मोर देन 10% ना आए, बिकॉज अगर उससे ज्यादा आता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा एनी डिप मोर देन 10%, क्योंकि हम बड़े खुश थे कि 38 बिलियन डॉलर्स हमारे क्रॉस हो चुके, तो इस बार 40 बिलियन डॉलर से अबव होगा, बट एक एक्सीडेंटल या हम कह सकते हैं कि फोर्स मैजोर कह लें या एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द इकोनॉमी इस वक्त आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अब इंटरनेशनली तो आ चुका है, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, गल्फ कंट्रीज की जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारे पास आ चुकी है कि हम उसको एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, अपने तरीके से प्राइस भी रख सकते हैं, तो यहाँ हम कैसा रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी है और इस पे गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली काम भी कर रही है, कुछ इंटरेक्शंस भी रखे गए हैं कि जहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट में वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आज हमने ये सुना कि एक आर्टिकल था कि जो जीसीसी में हमारी फूड आइटम्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्चुअली डिमांड बढ़ गई है। इसी तरह आपने देखा था कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ने ईरान के साथ और जो कुछ ममालिक और वॉर की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं उनके साथ एक जो एक्सपोर्ट की फैसिलिटेशन दी थी कि जो पहले आपको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए थे वो नहीं चाहिए, तो ईरान में बहुत ज्यादा ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वक्त। ईरान से हमें डिफरेंट सेक्टर से डिमांड आ रही है, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, उधर बेसिक चीजों की डिमांड बढ़ रही है। तो रीजन में अगर हम कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर, दुबई, ये सारे ममालिक इस वक्त अफेक्ट हुए हुए हैं। सप्लाई चेन इधर तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, यहाँ तो लिटरली वॉर हो रही है, तो यहाँ अगर हम अफेक्ट हुए हैं तो ये तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो यहाँ आई बिलीव एक हमारे पास रूम बनता है अपॉर्चुनिटी का कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इनमें जो गैप्स हैं जिन मार्केट्स में वहाँ पे भेजा जाए। आई सी के ईरान में बहुत ज्यादा हमारा इस वक्त काम हो सकता है, रीजनल कंट्रीज में हमारा बहुत ज्यादा काम हो सकता है। रीजनली आई थिंक वी कैन गेट अ लॉट ऑफ एलसी के हवाले से भी अब कोई शराइत जो है जी वो खत्म कर दी गई हैं। वो EIF की एक थी कि आपको एक्सपोर्ट एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता था, डॉलर रेमिटेंस चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि फैसिलिटेशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को रहे, बिजनेस कम्युनिटी को भी रहे और इस टाइम पे हम अपने नेबर्स की हेल्प भी कर सकें और एक गुडविल भी हमारी जनरेट हो सके। अब ज़ाहिर है ईरान को अगर दवाएं चाहिए और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है या फूड प्रोडक्ट्स अलाउ कर रहा है उनको ले जाना, तो ज़ाहिर है ये गुडविल भी आपकी पाकिस्तान की जनरेट हो रही है इन ईरान एज वेल एंड इन द रीजन एज वेल। तो वो भी एक हमारे लिए इकोनॉमिकली एक बहुत एक डिप्लोमेटिकली भी इट्स अ पॉजिटिव स्टेप।
या पाकिस्तान इज इन बेटर कंडीशन Yes, हम कह सकते हैं. अच्छा उस्मान साहब ये भी बताइए कि अब हम जब देख रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस का आपने जिक्र किया कि हायर साइड पे हैं और डेली बेसिस पे आज भी हमने इंटरनेशनली भी देखे कि किस तरीके से 114 एंड $110 बैरल दिखाई दे रहे हैं ये प्राइसेस. तो अब जबकि जो टारगेटेड सब्सिडी है वो IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद भी दी जा रही है और उनसे भी बात कर ली गई है, बजट भी सर पे है, जून ऑफ कोर्स आ रहे हैं तो बजट के हवाले से भी तैयारी स्टार्ट हो गई है. फिर ये जंगें और ये जो एक ग्लोबली इश्यूज हैं वो भी रेज हो चुके हैं. तो अब हमारे पास जो टारगेटेड सब्सिडी हमने गवर्नमेंट को देखा कि डिलीवरी वैन्स और ट्रक्स और इनके किरायों में जो है वो इजाफा ना हो तो उनको डायरेक्टली सब्सिडाइज किया गया है. 1,70,000, 50,000, 35,000 इस टाइप की गवर्नमेंट ने दी है. तो किसानों को भी, फार्मर्स को भी पंजाब में दी जा रही है. तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या मजीद, क्योंकि अब तो कोई किराए में या अब कोई इन्फ्लेशन का स्पाइक ना पैदा हो, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी अगर स्पाइक होगा तो वहाँ पे तमाम पूरा एक चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जी जी बिल्कुल. और देखें जो ये सब्सिडीज दी गई हैं, जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी फ्री किया गया, ये ऑब्वियसली एक बेहतर कदम है. कल हमने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 80 रुपये मजीद कम कर दिया गया. तो देखिए इस वक्त गवर्नमेंट भी एक सूरत हाल, टफ सूरत हाल में है. ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम भी है, हमने अपने टैक्स का जो हदफ है वो भी मीट करना है और काफ़ी एग्रेसिव हदफ है हमारा, और फिर ज़ाहिर है आगे बजट भी है. तो इन सारी चीज़ों को इस वक्त बैलेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन जो खुशाइंद बात है, पहले आपने उसका जिक्र भी किया कि वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट किया है, और हम काफ़ी सब्सिडीज उसके थ्रू भी देते हैं, आए भी हैं और मजीद दे भी रहे हैं, और उसको भी यूज किया जा सकता है टारगेट सब्सिडी के लिए. तो आई बिलीव कि जिस तरह आपको याद होगा कोविड टाइम में भी BISP को बहुत इफेक्टिवली यूज किया गया था. आज भी अगर हम सब्सिडी उसके थ्रू देना चाहें और वर्ल्ड बैंक की अगर सपोर्ट है, ये एक और बात ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनको आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कहते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी ग्लोबली लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है. अगर उसको ये कहा गया है तो दैट मीन्स कि उसका जो मैकेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लोबली लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लिहाजा वर्ल्ड बैंक भी उसको कर रहा है. तो आई थिंक गवर्नमेंट को उधर से भी इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेना चाहिए, सब्सिडी BISP के थ्रू दे देनी चाहिए. बट गवर्नमेंट के लिए भी ऑब्वियसली ऑप्शंस कम हैं, सिचुएशन इकोनॉमिकली इज टफ. तो हमें जो कहते हैं ना कि वी हैव टू जगल लॉट ऑफ बॉल्स एंड मेक श्योर कि इकोनॉमी को बैलेंस रखें. चैलेंजेस हैं लेकिन इकोनॉमी को भी बैलेंस रखना है. वेल थैंक यू सो मच उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद. काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर रही हैं कि तमाम चीज़ें आम आवाम को भी रिलीफ मिले और चैलेंजेस भी कम हो. लेकिन इंटरनेशनल इम्पैक्ट है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है और ना चाहते हुए भी आ रहा है, जिसको अब जितना एब्जॉर्ब कर सकेंगे करेंगे, नहीं तो फिर आम आवाम को भी पास ऑन होगा. तो ये एक हम कह सकते हैं कि मुश्किल है. तो हम दुआ को हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हों. दैट्स इट. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.